चलिए भाई, आप बता दीजिए, आपको आवाज और आपकी जो बोर्ड है वो दिखाई दे रहा है। आज जो है वो आपकी क्लास 8:30 बजे से होनी है, यानी कि शुरू हो चुकी है। इवनिंग में होती है लेकिन आज आपकी मॉर्निंग में हो रही है 8:30 बजे। और कल जो हमने आपको बताया था वही उससे आगे जो है वो आज की क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। कल हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को कंप्लीट कर लिया था, जो हमारे भाग 4A में है। और मैंने बताया था कि कल हम लोग जो है वो नया पार्ट शुरू करेंगे, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भाग 5, जिसमें आता है आपका संघ, यानी कि भारत की कैसे कैसे कार्यपालिका है, क्या विधायिका है, क्या न्यायपालिका है। सारी चीजों को जो है वो हम लोग आज की क्लास में जो है वो कवर करने वाले हैं। और ये जो संघ वाला पार्ट है, यानी कि भाग भाग जो हमारा 5 है, वो हमारा आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था 51 तक क्या थे हमारे, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। और 51A में हमारा क्या था, आप सभी को मालूम होगा क्या था, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 5, जो हमारा शुरू होता है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। ठीक है, अब इस संघ में, इसे आप अगर चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं, यूनियन। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। तो भाग 5 में और आर्टिकल 52 से लेके 151 तक 3 चीजें आती हैं, जिसमें आती है आपकी संघ की, यानी कि हिंदुस्तान की कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है। इसके बाद विधि का या विधायिका, विधायिका। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये 3 चीजें आती हैं आपकी भाग 5 में, जिसे आप संघ कहते हैं आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। ठीक है, इसके बाद हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका कैसे होती है। ठीक है, कार्यपालिका में 3 चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद आपका लोकसभा, और लोकसभा के बाद आपका राज्यसभा। और ये तीनों मिलके, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं, यानी कि पार्लियामेंट। और हमारे देश का जो संसद है उसके बारे में जो लिखा है वो लिखा है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में, पार्लियामेंट 79 में है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद आगे लिख लीजिएगा आप लोग, लोकसभा। लोकसभा आर्टिकल 81 में, या ऐसे मत कीजिएगा, रुक जाइए, राज्यसभा लिखिए, याद रहेगा। राज्यसभा 80 में, और लोकसभा 81 में, और हमारी संसद किस में है, 79 में। सीक्वेंस याद रखिएगा, संसद 79, लोकसभा ओ राज्यसभा 80 में, और लोकसभा 81 में। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि इन तीनों में से निम्न सदन किसको कहा जाता है। इन तीनों में से निम्न सदन किसको कहा जाता है। निम्न का मतलब होता है नीचे वाली सभा, बिल्कुल, लोकसभा को। और उच्च सदन किसे कहा जाता है, उच्च सदन किसको कहा जाता है, बिल्कुल, राज्यसभा को कहा जाता है। अब ये बताइए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है,
राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? हाँ, ध्यान रखना, ये गलती मत करना शुमाइला इरफान, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। दोनों में फर्क होता है, एग्जामिनर आपको ऐसे ही घुमाएगा। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको एक अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा राज्यसभा का। राज्यसभा कब बनी, कितने मेंबर होते हैं, किन किन राज्यों में राज्यसभा है, यानी कि विधान परिषद है, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये तो मैंने आपसे एक हल्की सी ब्रीफिंग ले ली ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ऐसा भी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले आता है। राष्ट्रपति जो आता है 52 से लेके 78 तक, यानी कि 52 आर्टिकल से लेके 78 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो किससे संबंधित हैं? राष्ट्रपति से। और मुझे कोई बताए, हमने राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लिया है? राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने किस देश से लिया है? तो लिख देना यूएसए से। यूएसए, बिल्कुल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और राष्ट्रपति की पावर हमने किससे ली है? पावर का मतलब कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होगी, ये हमने कहाँ से लिया है? बिल्कुल, यूके से लिया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से, या कह सकते हैं ब्रिटिश से लिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्रपति संघ की संघ की यानी कि भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष होगा। कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा गांव देहात में या शहर में या कहीं भी जब शादियां होती हैं, खास तौर पे लड़की की मान लो या लड़के की, हालांकि दोनों की होती है। ठीक है, तो मान के चलिए जब शादी होती है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए, जब शादी का कार्ड जाता है तो उस पे ये बताइए कि उस पे क्या लिखा हुआ होता है। जहां पर बाप का नाम होना चाहिए था, ऊपर मेंशन होता है, अगर आपने कभी ध्यान से दिया हो, कि फलाने की पोती या फलाने का पोता, मेंशन होता है। अगर जिंदा है तो भी, नहीं जिंदा है या वफात पा गए हैं तब भी लिखा हुआ होता है कि जनाब मरहूम की पोती। ठीक है, हाँ, हाँ, क्यों होता है वो, बताइए। कभी आपने इस पे गौर किया? हाँ, वो हेड होता है उसका। क्यों हेड होता है, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर बाप का बाप होता है। नहीं बेटा,
वो एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग, नस्ल चलती है, रिस्पेक्ट होती है, और वो मुखिया होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ की बात करें तो आप देखते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसी बाहर विदेश में समझौता करने जाते हैं या कोई कारोबार करना चाहते हैं, आपने सोचा वो किस नाम से करते होंगे? अपने नाम से करते हैं कोई वो? नहीं, ध्यान रखना, वो जाते तो हैं लेकिन अपने नाम से नहीं करते। वो किसके नाम से करते हैं? राष्ट्रपति के। ध्यान रखना। और राष्ट्रपति ही क्या होता है? हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है, यानी कि अगर हम काउंटिंग करें कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति को रखते हैं। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट को। बिल्कुल। और अगर सेम कंडीशन हम लोग स्टेट में लगाएं, ठीक है, मान के चलिए एग्जाम्पल पे आपको यूपी यूपी के लोग गिनने हैं, तो सबसे पहले किसे गिनेंगे? बिल्कुल, जोया बी ने सही जवाब दिया है, गवर्नर को चुनेंगे, राज्यपाल को। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो किसे चुनेंगे या किसे रखेंगे? अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तब किसे करेंगे? बिल्कुल, एक्सीलेंट सुमाइला इरफान डीएम को करेंगे। ठीक है, डीएम का मतलब होता है वैसे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन इंस्टाग्राम की दुनिया में इसे हम बोलते हैं डेली मैसेज या डायरेक्ट मैसेज। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म भी अगर इंस्टाग्राम पे पूछी जाए तो डायरेक्ट मैसेज भी बोलते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। तो इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति का जो हमारा अध्यक्ष होता है, उसी के नाम की हम क्या करते हैं, सारी कार्यपालिकाएं करते हैं। और यही क्या होता है, हमारा अध्यक्ष होता है। समझ में आया? इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 54। 53 के बाद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव की तरह नहीं होता है। ठीक है ना, कि आप जाएंगे और वोट डाल देंगे। नहीं, उसमें बहुत सारे राउंड होते हैं, अलग अलग राउंड होते हैं। ठीक है, जब आप बड़े हो जाएंगे, आप एमएलए का या कह सकते हैं आप एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे, तब आप उसके एलिजिबल माने जाएंगे। आप या तो विधान परिषद या विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं, तभी आप राष्ट्रपति का क्या डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, इससे पहले नहीं। ठीक है, इससे पहले नहीं आप डाल सकते। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 55, निर्वाचन की विधि, यानी कि इलेक्शन कैसे होगा या इलेक्शन के कानून और रूल रेगुलेशन क्या होंगे, जो मैंने आपको भी बताया। हाँ, संसद के दोनों सदन और विधान परिषद और विधानसभा के दोनों, विधान परिषद और विधानसभा स्टेट में होती है। ठीक है, सदन केंद्र में होता है और विधान परिषद और विधानसभा आपकी स्टेट में होती है। इसमें आएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, यानी कि इसका जो मैंने आपको बताया इलेक्शन प्रोसेस। और ये निर्वाचन की विधि हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से। ध्यान रखना, आयरलैंड से। ठीक है, शाबाश, गुड। और ये वाले जो इलेक्शन होते हैं, ये ईवीएम से नहीं होते, बल्कि किससे होते हैं? बैलेट पेपर से होते हैं। आज भी जो राष्ट्रपति के चुनाव है वो बैलेट पेपर से होते हैं। इसके बाद आर्टिकल 56 यानी कि 56 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता, या कह सकते हैं उसका कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। बेटा 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, आई विल बी बैक।
ठीक है। तो आर्टिकल 56 कहता है कि कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए राष्ट्रपति का? 5 का। ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिए कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कब से शुरू होता है? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझे बताना। ठीक है, ABCD करके। ठीक है। सबसे पहला, जब वो इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, यानी कि वो अपना नामांकन करता है। दूसरा, जब वो शपथ लेता है। ठीक है। तीसरा, जब वो अपने ऑफिस में जाता है, या कह सकते हैं राष्ट्रपति भवन में जाता है। और तीसरा, ऑप्शन डी, जब वो संसद में जाता है या संसद का सत्र बुलाता है। इन चारों में से बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कब शुरू होता है? ABCD। एक बच्चा कह रहा है सर बी 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 बी, बी फॉर बॉम्बे। और बताइए। नॉट कंफर्म। बिल्कुल ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल शुरू होता है वो शपथ लेने से होता है। ऑप्शन बी। मुबारक हो, आप तमाम लोग 15-15 लाख रुपए के हकदार हो गए। आने वाले वक्त में आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 57 की तरफ। 56 के बाद आता है 57। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है और उसमें कुछ कमियां आ गई, तो फिर दोबारा से इलेक्शन होगा, यानी कि पुनः निर्वाचन किस तरह होगा, यह बात लिखी गई है आर्टिकल 57 में। ठीक है, आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में, और यही यहीं पे लिख लेना एक स्टार बना के, कि एक आदमी कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कभी भी। बस उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए वो मैं आपको अभी लिखवाऊंगा। कोई मुझे बता सकता है USA में एक आदमी कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है? क्योंकि हमने वहीं से लिया है इसलिए मैंने वहीं का पूछा है। USA में एक आदमी कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी कि राष्ट्रपति बन सकता है? बेटा ध्यान रखना, सिर्फ 2 बार। USA में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। एग्जाम में ऐसे ही होता है बेटा, याद होता है बस तुक्का लगाना भूल जाते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 इसमें है राष्ट्रपति की योग्यताएं। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी की शादी होने वाली है और कोई लड़का देखने जाता है, तो वो सबसे पहले देखता है कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं है। मोस्टली ऐसे ही होता है आज के सनेरियो को देखते हुए अगर हम बात करें। वहीं अगर हम देखें लड़की वालों, तो लड़की में देखा जाता है कि भाई आ, उसकी कद ठीक हो और खूबसूरत हो, घर का काम आता हो, नमाजी हो। ठीक है, और घर को चलाने वाला हो, पढ़ी लिखी भी हो तो भी चल जाता है। लेकिन आजकल कम से कम थोड़ी बहुत तो पढ़ी लिखी हो, बिल्कुल ऐसा ना हो। गाँवों में मोस्टली ऐसे ही होता है कि कम पढ़ाते हैं, शहर में फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक होता है। लेकिन लोग दोनों ही जहाँ क्या क्या होते जा रहे हैं, बस अपनी अपनी अलग अलग डिमांड को रखते हुए जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है राष्ट्रपति बनने की, जैसे आप लोग देखते हैं या आपके यहाँ पे भी देखा गया होगा।
ठीक है, भारत का नागरिक हो, गोरी हो, कलर कलर फेर हो। बेटा कलर भी देखा जाता है, हाइट भी देखी जाती है। कलर तो बहुत दूर की बात है, हाइट भी देखी जाती है। आजकल जो है वो बहुत इस तरह की बारीक से बारीक चीजों पे भी जो क्या किया जाता है, गौर फिक्र किया जाता है। देखिए इसके दो पहलू हो सकते हैं, बिल्कुल देखने चाहिए भी, क्योंकि आपकी आने वाली नस्ल का क्या है, आ, बात होती है, आने वाली नस्ल की बात होती है। दूसरा, फिर समाज में भी लोग हर तरह के होते हैं, कुछ लोग उसे नहीं मानते, कुछ लोग उसे मानते हैं। जैसे अगर मेरा अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन माना जाए, तो होना चाहिए कि भाई सबसे जो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए, भाई देखिए इंसान को खुदा ने बनाया जैसा भी बनाया, काला सफेद गोरा सांवला, जैसा भी, लंबा मोटा पतला छोटा, तो अब उस इंसान के हाथ में तो है नहीं कुछ। वो अलग बात है, जिसके पास पैसा हो वो अपना रंग कैसे भी करा सकता है, बाल कैसे भी करा सकता है। लेकिन इंसान के अंदर इतनी तो सलाहियत है, इतनी तो कुव्वत है, कि वो जो समाज की बनाई हुई रीति रिवाज है, रस्मों रिवाज है, उनसे अपने आप को बचाएं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा है, दहेज का मसला आता है। ठीक है, कि लोग मांगते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी मांगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या है, मांगने वाले हैं। वो भले ही डायरेक्ट मांगे या वो इनडायरेक्ट मांगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज खत्म होनी चाहिए, किसी भी समाज में हो, किसी भी मजहब में हो, कि दहेज नहीं होना चाहिए। और इस बात के लिए खुद जो है वो खुलकर सामने आना चाहिए। और पहल अगर लड़के वाला करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लड़की वाला तो बेचारा कुछ बोलने के लायक नहीं रहता है। तो उसकी हौसला अफजाई करने के लिए लड़के वालों को आगे आके ये बात कहनी चाहिए कि भाई आपको, मतलब हमें आपकी लड़की पसंद है, दहेज वहेज की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। और मैं बताऊं, आपने देखा होगा ट्रक वगैरह पे या और भी कहीं जगह किताबों में कि दुल्हन ही दहेज मानी जाती है। पहले जमाने में ऐसा होता था, आज के जमाने में ऐसा बहुत कम रेयर केसेस में होता है। और ऐसा नहीं है कि सारे लड़के एक जैसे या सारे लड़कों के घर वाले एक जैसे होते हैं। कुछ कमियां, कुछ खामियां लड़की वालों की तरफ से भी होती हैं और लड़की में भी होती है। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि लड़की वाले लड़के को बहुत सारा दहेज, कार वगैरह वगैरह देते हैं। तो फिर लड़की सोचती है कि मैं काम क्यों करूं, मेरे बाप ने या मेरे वालिद मोहतरम ने, मेरे अब्बा ने जो है वो इतना पैसा क्यों दिया, इसीलिए दिया कि मैं यहाँ आके झाड़ू करूं, यहाँ के पोछा करूं, यहाँ के इनके माँ बाप के टॉयलेट वॉशरूम साफ करूं, या मैं उनके जो और भी जो फैमिली में मेंबर हैं उनके कपड़े धोऊं। मतलब इस तरह के जो रोजमर्रा के काम होते हैं। तो इस तरह से भी जब गाड़ी नहीं चलती है तो फिर जो बात है समाज में वो थोड़ी सी बिखर जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो अंडरस्टैंडिंग से होती है। और इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ही एक चीज बनाई गई है, जिसे दुनिया में कहा जाता है तालीम। अगर आपके पास अच्छी तालीम और तरबियत है ना, तो आप अच्छे बन सकते हैं, और आपका जो अच्छा साथी होगा, पार्टनर होगा, वो आपकी बात को समझेगा। अकेला जो इंसान होता है, यानी कि जिससे आप बंधेंगे या जिससे आप बंधेंगे, जो भी हो एक्स वाई जेड, वो बेचारा कंफ्यूज होता है कि वो किसके साथ जाए। अपनी फैमिली के साथ जाए जिसने उसे बड़ा किया, या उसके साथ जाए जिसकी आगे आने वाली जिंदगी है। कहने का मतलब यह है कि माँ बाप के साथ जाए या अपनी शरीक हयात के साथ जाए। वो बेचारा अकेला उन दोनों के चक्कर में पिस जाता है। अब सुने तो सुने किसकी, करे तो करे किसकी। तो इस ऐसी सिचुएशन में जो है वो क्या करना चाहिए, जो लड़की होती है उसे अपने शोहर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, क्योंकि वही एक चीज ऐसी है जो उसके साथ हमेशा रहेगी, दुनिया में भी रहेगी और दुनिया के बाद वाली जिंदगी में भी उसके साथ रहेगी। आज अगर वो उसके लिए कुर्बानी दे रही है या आज वो उसके लिए कुर्बानी दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आने वाले वक्तों में वो एक दूसरे के लिए जो क्या करेंगे, वो भी कुर्बानी देंगे। वक्त का तकाजा होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। शादी जो है वो पैसों का खेल नहीं है, बल्कि दो परिवारों का मेल है। दो परिवार खुश रहेंगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपकी आने वाली नस्लें जो है वो अच्छी रहेंगी।
और रही बात तालीम की, तालीम तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन जो अदब होता है, जो संस्कार होती है, जो तहजीब होती है, वो आपके घर में ही मिलेगी। आपके दादा से, आपके माँ बाप से, आपके चाचा ताऊ से, या आपके आस पड़ोस के लोगों से जो अच्छे होंगे। क्योंकि तहजीब, अदब और संस्कृति आपको किताबों में पढ़ाई जा सकती है, लेकिन उस पे अमल कहाँ करना है, वो आपको अपने लोगों पे ही करना है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग जो है वो खास तौर पे ख्याल रखें। तो ये सारी एक कह सकते हैं योग्यताएं देखी जाती हैं। तो इसी तरह से आर्टिकल 58 में योग्यता है राष्ट्रपति के पद की। जैसे पहली है कि वो भारतीय होना चाहिए। दूसरी, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, यानी कि कम से कम वो 35 वर्ष का होना चाहिए, कम से कम। और इसके साथ साथ वो किसी और पद पर कार्य नहीं करना होना चाहिए, यानी कि अन्य पद पर वो नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट। इसके अलावा वो साक्षर होना चाहिए। देखिए, एक होता है साक्षर और एक होता है शिक्षित। तो यहाँ पर शिक्षित का जिक्र नहीं है, यहाँ पे साक्षर का जिक्र है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, ये साक्षर और शिक्षित में क्या डिफरेंस होता है, पता है ना, या भूल गए? अगर भूल गए हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। इसके बाद पांचवा, वो पागल ना हो या दिवालिया ना हो। ठीक है, पागल ना हो और वो दिवालिया ना हो। इसके बाद छठा, वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए योग्य हो। वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। ठीक है भाई, ये इसकी योग्यता है। राष्ट्रपति का चैप्टर बहुत बड़ा होता है, एक दिन में खत्म नहीं होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर आता है। ठीक है, क्या होता है, जरूर आता है। इसके बाद आर्टिकल 59, योग्यता के बाद राष्ट्रपति की शर्तें। राष्ट्रपति की शर्तें, सबसे पहला काम, राष्ट्रपति का जो घर होगा वो राजधानी में होगा, जब तक वो राष्ट्रपति रहेगा। कहाँ होगा, राजधानी में होगा। और सुप्रीम कोर्ट के पास होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर राष्ट्रपति को कोई केस सुलझाना है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, जिसे आप लोग सीजीआई कहते हैं, उससे सलाह ले सकता है। लेकिन मानना या ना मानना वो राष्ट्रपति के ऊपर होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी, राष्ट्रपति संसद के सदन का सदस्य नहीं हो सकता, ना ही लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। योग्यता रखता हो लेकिन वो कभी बन नहीं सकता या सदस्य नहीं हो सकता। इसके बाद तीसरी शर्त है उसकी वेतन की। ठीक है, वेतन की और भत्ते की, या और भी जो उसे सुविधाएं मिलती है आर्टिकल 49, वेतन भत्ते आवास सब कुछ। ठीक है, और इसके बाद आर्टिकल 4, यानी कि पॉइंट 4 आर्टिकल 59 का, राष्ट्रपति के वेतन में या भत्ते में उसके राष्ट्रपति बनने के बाद कमी नहीं की जा सकती। स्टार बना के लिख लेना अगर कोई इमरजेंसी ना हो। जैसे पिछले साल जब कोरोना आया था, तो उस वक्त हमारे जो राष्ट्रपति थे,
रामनाथ कोविंद जी, उनकी तनख्वाह कम कर दी गई थी। ठीक है, हालांकि नहीं की जा सकती, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि कर दी गई थी। कोई बता सकता है राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? बिल्कुल, 5 लाख रुपए पर महीना होता है, और वो भी विदाउट टैक्स। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते। आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आप लोगों को 1947 से लेके 2020 तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, उन सबके आपको नाम लिखने हैं, चाहे वो कार्यवाहक हो, चाहे वो परमानेंट हो, किसी भी तरह के हो। ठीक है, 1947 से लेके आज तक, जब तक क्लास देख रहे हैं, कितने राष्ट्रपति हुए हैं, क्या क्या नाम हुए हैं, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि और अगले हफ्ते में आपको पॉलिटी के सारे नोट्स मेल कर दिए जाएंगे। ठीक है।